नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल थोड़ा सा ज्ञान में। इंडियन पॉलिटी जो है वो लगभग हर एग्ज़ाम का एक फेवरेट सेक्शन रहता है और लगभग हर एग्ज़ाम में इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चंस ज़रूर रहते हैं। और उस इंडियन पॉलिटी के सेक्शन में जो सबसे फेवरेट सेक्शन रहता है एग्ज़ामिनर्स का, उसमें से एक है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट सेक्शन से आपको क्वेश्चंस लगभग हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। कभी कभी इसमें डायरेक्टली आर्टिकल पूछते हैं या कभी कभी प्रेसिडेंट से रिलेटेड कोई पॉइंट देकर एक या दो पॉइंट मेंशन होते हैं और फिर आपको चूज़ करना रहता है कि वो पॉइंट सही है या नहीं है, या दोनों पॉइंट सही हैं या पहला पॉइंट सही है, इस तरह से। तो चलिए देखते हैं प्रेसिडेंट के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं उनसे रिलेटेड एक छोटा सा वीडियो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि प्रेसिडेंट को हम हेड ऑफ द स्टेट कहते हैं। प्रेसिडेंट इज़ नोन एज हेड ऑफ द स्टेट। इसको नॉमिनल हेड कहते हैं। और नॉमिनल हेड का एक और नाम होता है जिसको डे ज्यूरे कहते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसको डी फैक्टो हेड ऑफ द स्टेट कहते हैं, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है उसको डी ज्यूरे कहते हैं, हेड ऑफ द स्टेट, उसको नॉमिनल हेड कहते हैं। जो प्रेसिडेंट है वो हमारा यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, और यूनियन एग्जीक्यूटिव कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में मेंशन है। आर्टिकल 52 से आर्टिकल 78 तक यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में बताता है। यूनियन एग्जीक्यूटिव के कौन कौन से पार्ट हैं, इससे भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। चार चार ऑप्शन देके पूछा जाता है कि इसमें से कौन यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं है। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में सबसे पहले प्रेसिडेंट आता है, फिर वाइस प्रेसिडेंट आता है, फिर प्राइम मिनिस्टर आते हैं, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आती है, और फिर अटॉर्नी जनरल आता है। अटॉर्नी जनरल भी यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, ये याद रखने वाली बात है। एक और स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखा गया है कि प्रेसिडेंट इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। उसके बाद एक इसके साथ में एक स्टेटमेंट और जोड़ दिया जाता है और फिर पूछा जाता है कि पहला सही है या नहीं, या केवल दूसरा सही है, या दोनों सही हैं। तो ये जब तक ये चीज़ क्लियर नहीं होगी आपको, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है कि प्रेसिडेंट इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। चलिए आगे प्रेसिडेंट से जुड़ी इंपॉर्टेंट बातें देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो आर्टिकल 54 के अंडर में आता है। इसमें हम ये देखेंगे कि प्रेसिडेंट्स का इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, यानी कि कौन कौन से लोग हैं जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट लेते हैं। तो उसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वही प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट लेते हैं। अब दूसरे कौन से हो सकते हैं, आपको एक चीज़ पता होगी कि प्रेसिडेंट कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है राज्यसभा में और लोकसभा में। जैसे कि प्रेसिडेंट 12 मेंबर्स को, यानी 12 मेंबर्स को राज्यसभा में नॉमिनेट कर सकता है, साइंस, आर्ट, लिटरेचर, सोशल सर्विस या इन सब बैकग्राउंड से, और 2 लोगों को जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होते हैं उनको लोकसभा में नॉमिनेट कर सकता है। तो ऐसे नॉमिनेटेड मेंबर्स प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी लोकसभा हो या राज्यसभा, उनके जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वही प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट लेंगे। इसके अलावा कौन पार्ट लेगा प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो वो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होती हैं इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उनके जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, क्योंकि वहाँ भी गवर्नर कुछ लोगों को नॉमिनेट करता है, या जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, तो ऐसे लोग उसमें पार्ट नहीं लेते हैं। केवल जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, वही लोग पार्ट लेते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर जिन स्टेट्स में है, भारत में 6 राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उनके जो मेंबर्स होते हैं, एमएलसी जिनको बोलते हैं, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं। और तीसरा जो पॉइंट बनता है वो है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। तो 2 यूनियन टेरिटरीज हैं, दिल्ली और पुडुचेरी, जहाँ विधानसभा है, वहाँ के भी इलेक्टेड मेंबर्स इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में पार्ट बनते हैं, उनके इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट होते हैं। इसके बाद इम्पॉर्टेंट लाइन है कि ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स इन कनेक्शन विद इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आर डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट, यानी कि कोई भी अगर विवाद या किसी तरह का कन्फ्यूज़न प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर उत्पन्न होता है तो उसका निवारण सुप्रीम कोर्ट करेगा। यहाँ पे भी प्रीवियस में एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखा गया है कि उस तरह से मेंशन करते हैं कि प्रेसिडेंट इलेक्शन से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको इलेक्शन कमीशन देखता है, और नीचे दिया रहता है कि वो पॉइंट सही है या नहीं है। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को अपने माइंड में क्लियर रखेंगे कि कोई भी डिस्प्यूट अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन से होता है तो उसको उसका डिसीज़न जो फाइनल होता है वो सुप्रीम कोर्ट का होता है, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न इस मामले में फ़ाइनल होता है। एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर लाइन है, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज़ टेकन फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो इलेक्शन का प्रेसिडेंट के इलेक्शन वाला पार्ट है
वो हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं आगे की जानकारी की तरफ। इसके बाद हम देखेंगे कि क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट को बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ये किस आर्टिकल में मेंशन है? कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 58 में मेंशन है कि प्रेसिडेंट को बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो उसके लिए पॉइंट नंबर 1 है सिटीज़न ऑफ इंडिया, पॉइंट नंबर 2 35 ईयर्स ऑफ एज यानी 35 साल या उससे ऊपर होना चाहिए, और तीसरा है कि क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल, यानी लोकसभा के मेंबर बनने के लिए जो क्वालिटी चाहिए, जो क्वालिफिकेशन चाहिए, वो भी उसके लिए एलिजिबल होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रेसिडेंट टेक्स एन ओथ एडमिनिस्टर्ड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आर्टिकल 60, यानी आर्टिकल नंबर 60 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें प्रेसिडेंट के ओथ के बारे में डिसाइड किया गया। कब किसी भी आप किसी अच्छी बुक में अगर आप पढ़ेंगे तो प्रेसिडेंट्स को लेके काफ़ी लंबा चौड़ा चैप्टर होता है। तो मैंने क्या किया, उन सारे इंपॉर्टेंट्स पॉइंट का जिस्ट जो है वो यहाँ पे शॉर्ट वीडियो में लेके आया हूँ, जिनसे डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। तो प्रेसिडेंट का जो ओथ वाला पार्ट है वो आर्टिकल 60 में है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, पहले तो यही जानना इंपॉर्टेंट है कि जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है प्रेसिडेंट का, वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया है, सॉरी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 61 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं इम्पीचमेंट को लेके कि रेजोल्यूशन साइंड बाय नॉट लेस देन 1/4 मेंबर्स ऑफ द हाउस, यानी इसको इम्पीचमेंट प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए कम से कम 1/4 मेंबर्स जो हैं उनका एक रेजोल्यूशन होना चाहिए साइन किया हुआ, और कम से कम 14 मिनिमम 14 डेज़ का प्रायर नोटिस रिटर्न में प्रेसिडेंट को दिया जाना चाहिए। इसके अलावा एक पॉइंट यहाँ पर फिर आता है कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का जो प्रोसेस है उसमें कौन पार्ट ले सकता है और कौन पार्ट नहीं ले सकता है। तो यहाँ पर हम ये जानेंगे कि नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन टेक पार्ट इन द इम्पीचमेंट प्रोसेस। अब ये डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट होता है कि जब इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, तो वहाँ केवल इलेक्टेड मेंबर्स ही पार्ट लेते हैं, चाहे वो लोकसभा राज्यसभा के हों, चाहे वो स्टेट की असेंबलीज़ की हों, चाहे वो यूनियन टेरिटरी दिल्ली या पुडुचेरी की हों। मगर यहाँ पे केवल लोकसभा के लोग या मतलब पार्लियामेंट के लोग ही पार्ट लेते हैं, चाहे वो लोकसभा की हों, चाहे राज्यसभा की हों, चाहे वो इलेक्टेड हों, चाहे वो नॉमिनेटेड हों। मतलब सीधी सी बात समझने के लिए कि बात केवल पार्लियामेंट तक ही सीमित रहेगी, स्टेट्स तक नहीं जाएगी। इसीलिए पॉइंट मेंशन है कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट असेंबलीज एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी डू नॉट टेक पार्ट इन द इम्पीचमेंट। इस पॉइंट से भी क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होने वाली सिचुएशन बनती है। अगर हम एक बार याद कर लेते हैं कि प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज ये है और फिर क्वेश्चन नॉमिनेशन से आता है, तो हमको लगता है कि हाँ इलेक्टेड मेंबर्स भी स्टेट असेंबलीज़ के पार्ट लेते होंगे, मगर ऐसा नहीं है। जहाँ पे कन्फ्यूज़न वाली लाइन होती है अक्सर क्वेश्चन उन्हीं पॉइंट से फॉर्म हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अ बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट कैन बिकम एन एक्ट ओनली इफ़ इट रिसीव्स द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। कोई भी बिल अगर पास होता है पार्लियामेंट से, तो जब तक उसमें प्रेसिडेंट की असेंट नहीं होती है तब तक वो कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में कन्वर्ट नहीं होता, वो लॉ के रूप में कन्वर्ट नहीं होता। ये पॉइंट आर्टिकल 111 में मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 111 में मेंशन है। अब इस पॉइंट से रिलेटेड प्रेसिडेंट के पास कुछ वीटो पावर्स होती हैं। वो क्या वीटो पावर्स हैं और उनमें क्या है उसको हम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में ये जानेंगे। सबसे पहली वीटो है अब्सोल्यूट वीटो। अब्सोल्यूट वीटो में क्या होता है, एक बार पढ़ते हैं स्टेटमेंट को। पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू विदहोल्ड हिज असेंट टू अ बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट, द बिल देन एंड्स एंड डज नॉट बिकम एक्ट। इसमें प्रेसिडेंट क्या करता है, अगर उसके पास कोई बिल आता है तो उसको विदहोल्ड करके रखता है, उसको पास नहीं करता है, और इस तरह से बिल जो है एक टाइम के बाद एक्सपायर हो जाता है और उसका अस्तित्व जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसीलिए इस वीटो का पावर का नाम है अब्सोल्यूट वीटो, यानी कि अब्सोल्यूटली वो बिल जो है वो एक्ट में नहीं कन्वर्ट हो पाएगा और वो एंड हो जाएगा। सेकेंड वीटो पावर जो है उसको बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो पावर। यहाँ पे सस्पेंसिव वीटो पावर का क्या मतलब होता है, नाम से ही थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कुछ सस्पेंशन रिलेटेड पॉइंट है, यानी कि जब बिल आता है प्रेसिडेंट के पास उसको वो रिकन्सिडरेशन के लिए वापस भेज देते हैं। यानी प्रेसिडेंट के पास एक पावर होती है कि अगर उनको बिल में कुछ करेक्शन चाहिए तो वो वापस जो है पार्लियामेंट के पास करेक्शन के लिए भेज देते हैं। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये भी है, अगर उसके बाद बिल जो है वो अमेंड होके आता है, मतलब लोकसभा चाहे तो उसमें अमेंडमेंट करे या ना करे, लेकिन अगर दोबारा प्रेसिडेंट के पास आएगा तो उसके पास उस समय कोई वीटो पावर नहीं होगी और उसको असेंट देना ही पड़ेगा। थर्ड और इम्पोर्टेंट एक वीटो पावर है जिसका नाम है पॉकेट वीटो।
पॉकेट वीटो का आप समझने के लिए ऐसे याद कर सकते हैं कि पॉकेट वीटो का मतलब होता है कि बिल को पॉकेट में रख लिया और भूल गए, यानी नीदर रेटिफाइज नॉर रिजेक्ट्स एंड नॉर रिटर्न्स। ना हम उसको रिजेक्ट करेंगे, ना हम उसको पास करेंगे, और ना ही हम उसको वापस पार्लियामेंट को, लोकसभा को भेजेंगे किसी भी तरह के करेक्शन के लिए। और इस तरह से बिल जो है वो हमेशा के लिए अपने पास रख सकते हैं, यानी कि उसका अस्तित्व ख़त्म हो सकता है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बीच में आता है, नो वीटो पावर, नो पॉकेट वीटो इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। यानी कि संविधान संशोधन से रिलेटेड अगर कोई बिल है जो प्रेसिडेंट के पास आया है, तो वहाँ पे वो पॉकेट वीटो का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे उनको अपना व्यू, अपना कंसिडरेशन देना ही होगा या असेंट देनी ही होगी। ये पॉइंट ऐड किया गया 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 में, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की स्टार्टिंग में ये पॉइंट नहीं था, इसको बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 में। इसके बाद एक पॉइंट और आता है कि प्रेसिडेंट कैन मेक ऑर्डिनेंसेस। अक्सर डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि प्रेसिडेंट किस आर्टिकल के अंडर ऑर्डिनेंसेस बना सकता है, तो वो आर्टिकल नंबर 123। इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रेसिडेंट को रिलेटेड आता है, वो है पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। सबसे पहले तो इसका आर्टिकल समझने की ज़रूरत है कि आर्टिकल 72 में पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट मेंशन है। 5 तरह की पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट के पास जिनका इस्तेमाल वो कर सकते हैं। अक्सर इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअली किस पॉइंट के अंदर हमने क्या पहले पढ़ा था। तो उसको काफ़ी ईजी तरीके से मैं याद कराने की कोशिश करूँगा आपको। तो 5 जो पावर्स हैं उनके नाम हैं पार्डन, कम्यूटेशन, रेमिशन, रिस्पाइट एंड रिप्राइव। तो इनमें क्या डिफरेंस होता है, काफ़ी लंबी लंबी डेफिनेशन आपको बुक्स में मिलेंगी। मैंने इनको एक वर्ड में डिस्क्राइब करने की कोशिश की है, 1 से 2 वर्ड में। तो पार्डन जो होता है, पार्डन का मतलब होता है कम्प्लीटली एब्जॉल्व, यानी यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास एक पावर है कि आपके पनिशमेंट को वो पूरी तरह से माफ़ कर सकें। यानी हिंदी में मैंने लिखा है बिल्कुल माफ़, यानी पूरी कहानी ख़त्म, माफ़ कर दिया, आप घर जाइए। इसका ये मतलब होता है पार्डन का। सेकंड होता है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन का मतलब होता है रिप्लेस विद लेसर पनिशमेंट, यानी कि जो आपको पनिशमेंट कोर्ट ने अलॉट की है वो उससे कम कर सकता है, यानी पूरी तरह से माफ़ तो नहीं करेंगे जैसा पार्डन के केस में है, लेकिन उसको सज़ा को वो थोड़ा कम कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है रेमिशन का। यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिड्यूसिंग द पीरियड, यानी कि सज़ा का जो टाइम पीरियड है वो कम कर सकते हैं। अब आप देखिए बड़ा माइन्यूट सा डिफरेंस है कम्यूटेशन और रेमिशन में। कम्यूटेशन में हम सज़ा को कम कर सकते हैं, यानी जो उनका टाइप मिला है, जिस तरह की सज़ा उनको मिली है, हम उस सज़ा को कम कर सकते हैं। रेमिशन में हम सज़ा को नहीं कम करेंगे, जिस पीरियड के लिए उनको सज़ा मिली उसका टाइम कम कर सकते हैं। मान लीजिए 14 साल की अगर उनको कैद हुई है तो हम उसको कम करके 10 साल की कर सकते हैं, 8 साल की, या जो भी जैसा प्रेसिडेंट को ठीक लगे। लेकिन उनकी जो सज़ा है उसके जो टाइप है उसको नहीं कम कर सकते। फिर चौथा पॉइंट आता है रेस्पाइट। रेस्पाइट क्या होता है, लेसर पनिशमेंट ड्यू टू स्पेशल इफेक्ट। रेस्पाइट कहीं काफ़ी हद तक कम्यूटेशन की तरह ही है, बस इसमें एक नया पॉइंट, मतलब एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड होता है कि ये स्पेशल केस में दिया जाता है। स्पेशल केस किस तरह के, जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन के लिए या किसी तरह के डिसेबल्ड अगर है जिसको पनिशमेंट मिली है, तो उस स्पेशल केस को देखते हुए प्रेसिडेंट उसकी पनिशमेंट को कम कर सकते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये रेस्पाइट के अंदर में आता है। लास्ट जो पार्डन पावर है प्रेसिडेंट की, वो है रिप्राइव। इसमें रिप्राइव में क्या होता है, टेम्परेरी सस्पेंशन, यानी कि फ़िलहाल के लिए उस पर जो भी सज़ा उसको मिली है, जो डेथ सेंटेंस सुनाया गया है, उसको टेम्परेरीली रोका जा सकता है, यानी फ़िलहाल के लिए उसको सस्पेंड किया जा सकता है। ये 5 पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट की, पार्डनिंग पावर्स, जिनके थ्रू वो सज़ा किसी की कम कर सकता है या उसको पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, एडिशनल एक लाइन है कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन और अभी रिसेंटली एग्जाम में देखा गया है कि उन्होंने 4 ऑप्शन देकर पूछा कि इनमें से कौन से प्रेसिडेंट हैं जो अपने कार्यकाल में जिनकी डेथ हो गई, यानी अपने पीरियड में ड्यूरिंग हिज टेन्योर उनकी डेथ हो गई। तो 2 भारत में ऐसे प्रेसिडेंट रहे जिनका अपने ड्यूरेशन में उनकी डेथ हो गई अपने ऑफिस में रहते हुए। एक हैं फ़खरुद्दीन अली अहमद और दूसरे हैं जाकिर हुसैन। ये 2 ऐसे प्रेसिडेंट रहे भारत के जो अपने कार्यकाल में, मतलब ड्यूरिंग देयर ऑफिस टेन्योर उनकी डेथ हो गई। इस वीडियो में इतना ही है, इसको प्लीज़ रिवाइज़ करिएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये उन्हीं पॉइंट्स से रिलेटेड वीडियो बनाया गया है जो अक्सर बार बार एग्जाम में रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे गए हैं। थैंक यू सो मच।